जब आप किसी आपदा से गुजर रहे होते हो, तो उस समय तो आपको समझ में नहीं आता कि रिस्पॉन्ड क्या करना है, जैसा ब्रेन ने आपसे कराया वैसा कर लेते हो। असली जो ट्रॉमा शुरू होता है आपदा घटने के बाद। आपका दिमाग हर एक चीज़ को रिक्रिएट करता है कि जो आपदा मैंने अभी सामने देखी है, ऐसी आपदा मेरे साथ भी होगी और मेरी मृत्यु भी ऐसी होगी। तो वो अपने आप को मरा हुआ देख रहा होता है, वो देख रहा होता है उसके घरवाले रो रहे हैं, परेशान हैं, उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई है। तो यानी कि ट्रॉमा हमारे ब्रेन के अंदर इवेंट घटने के बाद क्रिएट होता है। धराली का हमने केस देखा कि वीडियो बन रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो कह रही है कॉल कर मामा को कॉल कर, सामने मामा रहता है। तो हम ऐसे वाक्य सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं तो चुप हो जा, तो क्यों चिल्ला रही है। न्यूरो साइंस साफ ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑटोमेटिक मोड में काम करता है, यानी कि वो एक ऑटोनमस बॉडी है। मतलब हमारा ब्रेन जानता है खतरे को डिटेक्ट करना, वो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वो उसको आसानी से पहचान सकता है। तो जैसे ही हमारा दिमाग देखता है कि हम किसी संभावित खतरे में, वो खतरा कोई भी हो सकता है, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो इमरजेंसी मोड पे चला जाता है और हमें ये नहीं पता चलता है कि उस क्रिएशन में समहाउ हमारा रोल रहता है। तो बहुत सारे रेप केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को सुध-बुद्धि नहीं होती कि मेरे साथ हुआ क्या। आर्मी मैन वॉर में होता है, उसके ब्रेन में सेम केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। नमस्कार, मैं एसपी सती। थर्ड पोल लाइव के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के ये भाग आपदा से जूझ रहे हैं और आपदा से काफ़ी जन धन हानि की जो रिपोर्ट है वो सभी ने देखी है। सारे तमाम समाचार माध्यम जितने भी हैं ये लगातार इस बात को दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह से जन की हानि हो रही है और किस तरह से धन की हानि हो रही है। लेकिन इस सारे डिस्कशन में, इस सारे डिस्कोर्स में एक बात छूट जाती है और वो ये है कि इसका मानवीय मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, समुदाय के रूप में भी और इंडिविजुअल के रूप में भी, और कितना स्थायी ये होता है, ये कितना गंभीर है, ये बिंदु और ये प्रकरण कितना गंभीर है कि मानव के मस्तिष्क पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए, और ये आपने देखा भी होगा कि ये पहलू अभी तक इस आपदा में भी और इससे पहले की आपदाओं में भी ये वाला पहलू अछूता ही रहा, जबकि ये बहुत कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसी बात पर आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर राजेश भट्ट। डॉक्टर राजेश भट्ट दून विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। डॉक्टर भट्ट का जो विशेषज्ञता है वो ट्रॉमा मैनेजमेंट में है और ट्रॉमा पे इन्होंने काफ़ी समय से काम किया भी है। और ख़ासकर ये आपदा या रोग और इन सब से उत्पन्न जो मानसिक विकार हैं, मानसिक जटिलताएं हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है और किस उस पर इनका अध्ययन है। मैं डॉक्टर भट्ट का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भट्ट, हमें ये बताइए कि आपदाओं से उत्पन्न जो एक सामाजिक एक जटिलता जो आती है इस सारे प्रकरण में, इसमें जो ट्रॉमा के, इसको हम ट्रॉमा के रूप में किस तरह से लें और वो कितना स्थायी होता है और कितना गंभीर होता है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस संवेदनशील विषय के ऊपर, जो खास करके जो किसी भी ट्रॉमा के साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होते हैं उसके ऊपर चर्चा शुरू करी है। क्योंकि जब चर्चा शुरू करते हैं तभी लोगों के बीच में बात जाती है और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। क्योंकि एक हम कोविड में देख चुके हैं और उत्तराखंड को हमने देखा है कि बहुत सारे इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो इन आपदा के पीछे जो कारण है, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, हम पहले उनको समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि ये ट्रॉमा असल में है क्या। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लोग ट्रॉमा को महसूस तो करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ट्रॉमा क्या है, वो उसको बता नहीं सकते, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं अमेरिका के, कनाडा के, जो दोनों जगह उनका काम है, गैबरमेट। तो कहते हैं कि ट्रॉमा वो नहीं है जो आपके साथ घटता है, ट्रॉमा वो है जो उस घटना के कारण आपके अंदर चीज़ घटती है। यानी कि पहले आप किसी एक आपदा को महसूस करते हो, आपके सामने घटती है, उसके बाद आपका जो दिमाग है वो लगातार चीज़ों को सोचना शुरू करता है और वो जो सोचना होता है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं और आदमी को नहीं पता होता है कि वो जिस तरीके से सोच रहा है
उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो रही है, उसका दिमाग का देखने का नज़रिया बदल रहा है। क्या ये ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग है? इसको पूरे एक इसका एक विस्तृत हम लोग पिक्चर लेंगे, समझेंगे कि कैसे ट्रॉमा क्रिएट होता है। देखिए, पहली बात हमें समझना पड़ेगा हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। तो न्यूरोसाइंस साफ ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑटोमेटिक मोड में काम करता है, यानी कि वो एक ऑटोनमस बॉडी है। मतलब हमारा ब्रेन जानता है खतरे को डिटेक्ट करना, वो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वो उसको आसानी से पहचान सकता है। तो यानी कि एक ऑटोमेटिक मोड में हमारा ब्रेन काम करता है। तो जैसे ही हमारा दिमाग देखता है कि हम किसी संभावित खतरे में, वो खतरा कोई भी हो सकता है, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो इमरजेंसी मोड पे चला जाता है। अब ये जो इमरजेंसी मोड है, इसमें सबसे पहले जो हमारी रैशनैलिटी होती है वो सस्पेंड हो जाती है। मतलब अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो ऊपर की लेयर, बीच की लेयर, अंदर हमारा इमोशनल ब्रेन, तो यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर है जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें लॉजिकल बनाता है, तो वो सस्पेंड हो जाता है। यानी कि हम आपदा से लड़ने के लिए, चाहे आप उसे आपदा कहो कि हम अक्सर वन्य जीव का संघर्ष देखते हैं, तो अचानक आपके सामने जानवर आ गया जो आपके लिए खतरा हो सकता है, तो बॉडी इमीडिएटली फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चले जाती है। अब यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, लड़ो या भागो। एक तीसरा ऑप्शन भी दिखने में आता है कि कई बार हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि उसको डील कैसे करना है। तो आपदा में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे अभी हमने धराली का हमने केस देखा कि वीडियो बन रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अब वो रैशनैलिटी खत्म हो गई, वो कह रही है कॉल कर मामा को, कॉल कर, सामने मामा रहता है, तो हम ऐसे वाक्य सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं तू चुप हो जा, तू क्यों चिल्ला रही है, मुंह बंद कर अपना। तो इस तरह की आवाज़ें पीछे से आ रही हैं। तो उनको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि अब रैशनैलिटी आपकी जा चुकी है। अब आप प्रिमिटिव ब्रेन के ऊपर डिपेंड हो, ओल्ड ब्रेन के ऊपर डिपेंड हो, जो पूरी तरह से इमोशनल है। तो वो लड़ना जानता है, भागना जानता है, तो बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं है। अब होता है क्या इस प्रोसेस में, जब आप किसी आपदा से गुजर रहे होते हो, तो उस समय तो आपको समझ में नहीं आता कि रिस्पॉन्ड क्या करना है, जैसा ब्रेन ने आपसे कराया वैसा कर लेते हो। असली जो ट्रॉमा शुरू होता है आपदा घटने के बाद। आपका दिमाग हर एक चीज़ को रिक्रिएट करता है, हर एक चीज़ को रिफ्रेम करता है, उसमें नए-नए तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, मैं बच गया, अगर मैं नहीं बचता तो क्या होता? मैं आधा ही दबा रह जाता तो क्या होता? मेरी फैमिली अगर वहाँ अटक जाती तो क्या होता? तो जितना पॉसिबल हो सकता है नकारात्मक, वो सोचने की कोशिश करता दिमाग। अब आदमी को ये नहीं पता होता है कि वो ये जो नकारात्मक चीज़ों को लगातार सोच रहा है, इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं। मतलब वो ब्रेन के ऊपर समझो कि प्रोग्रामिंग हो रही है, ब्रेन के ऊपर चीज़ें छप रही हैं, और वो इतने गहरे छप जाती हैं कि कई बार वो जीवन भर उस ट्रॉमा के साथ जीता है। तो यानी कि ट्रॉमा हमारे ब्रेन के अंदर इवेंट घटने के बाद क्रिएट होता है, और हमें ये नहीं पता चलता है कि उस क्रिएशन में समहाउ हमारा रोल रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी घटना विशेष का तात्कालिक जो ब्रेन पे प्रभाव पड़ा है, उसके अलावा ये दूरगामी भी होता है, स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाता अच्छा, एक बात और भी है डॉक्टर साहब, मैंने देखी है, मैंने खुद अपने साथ फील किया मैंने। मैं एक पेड़ से गिरा है। और मैं उस घटना को भूल गया कि मेरे पे चोट कैसे लगी। कैसे लगी? और घर वालों ने पूछा, दुनिया पूछ रही है कि तू कहाँ, मतलब कैसे हो गया, तू बेहोश कैसे था, क्या था। मुझे पता नहीं चला। मुझे 5 दिन बाद पता चला डॉक्टर साहब, जब मेरे चप्पल वहाँ पेड़ के नीचे मिले, तब मेरे को याद आई कि मैं तो पेड़ से गिरा था। बिल्कुल, तो ये भी एक ट्रॉमा है, ये भी एक ट्रॉमा है। लेकिन ये इसको मैं सकारात्मक बोलूँगा, ट्रॉमा की भूल गया मैं। देखिए, बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, हर किसी की बॉडी हर ट्रॉमा में अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो एग्ज़ैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस इंडिविजुअल के साथ ट्रॉमा दिमाग कैसे फ़ंक्शन करेगा। तो डिपेंड करता है कि जब आप ऊपर से गिरे, आपको चोट कहाँ लगी, ब्रेन में चोट लगी, और कई बार भूल जाना भी ट्रॉमा को ब्रेन का एक मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस मैकेनिज्म हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको याद ही ना रहो। तो बहुत सारे रेप केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को सुध-बुद्धि नहीं होती कि मेरे साथ हुआ क्या? तो वो भी एक ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है। तो वो जो ट्रॉमा है, ये बेसिकली एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। किसी भी आप पूरी दुनिया का आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, कोई भी ट्रॉमा मैनेजमेंट का सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि सबसे ज़रूरी है। घर के अंदर यदि माता-पिता झगड़ा कर रहे हैं और छोटा बच्चा उस झगड़े को देख रहा है, तो बेसिकली जैसे एक आर्मी मैन वॉर में होता है, उसके ब्रेन में सेम केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो वो जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, वो जो एक अभी कोमल ब्रेन है, छोटा बच्चा है, कोमल ब्रेन है, वो देख रहा है कि फाइट हो रही है, लड़ रहा है, माँ-बाप वायलेंस कर रहे हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये इम्पैक्ट उसके पूरे जीवन में लाइफ ओह! तो लॉन्ग हो इसका सकते हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि मैंने देखा 2013 की आपदा में, 2013 के आपदा में मैंने कई केसेस देखे भी कि वो उसके बाद नॉर्मल नहीं हो पाए, विक्षिप्त जैसे रहे, और विक्षिप्त बहुत लंबे समय तक शायद कुछ अभी भी होंगी।
मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी दशा में क्या ये मैनेज किया जा सकता है कि मानसिकता अगर मन स्थिति अगर इस तरह से हो गई और वो स्थायी भाव आ गया है, किसी पीड़ित में अगर वो स्थायी भाव आ गया है, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब कि उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से या मनोविज्ञान के विशेषज्ञ उसको काउंसलिंग या मेडिकेशन या किसी और चीज़ से उसको क्योर कर सकते हैं? क्या इस तरह का इफेक्टिव है ये सारा सिस्टम जो है? देखिए, हर एक जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं तो एक हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है कि आपने इंटरवेंशन देना कब शुरू किया। आप जितना लेट करेंगे उसको हील करने में उतना टाइम लगेगा। आप जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे आप उसको हील करने में आपको मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अभी थराली का केस है, उससे पहले केदारनाथ का केस हुआ। मैंने कहा ना कि आपके जो विचार हैं, मतलब हमारी जो थॉट प्रोसेस है, दुर्भाग्य ये है कि हम सभी लोग अपने विचारों को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है थॉट ही तो है, निगेटिव ही तो है। हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम जो चीज़ें वो निगेटिव है, नकारात्मक है। हमारे अंदर सेल्फ डिफीटिंग थॉट आ रहे हैं, जिसमें हम खुद को गाली बक रहे होते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैं उस आपदा में ये कर सकता था, अगर मैंने वो कर दिया हो तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरा जो डियर नियर है जिसकी जान चली गई है, अगर मैं थोड़ी देर पहले कॉल कर लिया होता, मैं उसको वहाँ जाने ही नहीं देता। तो बहुत सारे गिल्ट बनने लग जाते हैं। तो उस गिल्ट के ऊपर कोई उसे बता नहीं रहा है कि भैया उस मूवमेंट में जो तुम्हारे दिमाग ने जो उस मूवमेंट में किया, दिमाग उतना ही कर सकता था। ये जो बात के ऑप्शन जो दिमाग दिखाना शुरू करता है कि मेरे पास प्लान ए भी था, बी भी था, सी था, ये बाद में दिमाग की अपनी एक उपज होती है जिसका उसके बाद कई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती है, एक अपराध बोध आता है, एक गिल्टी आती है मैंने ये नहीं किया, या मैं ऐसा करता तो ठीक हो जाता, क्या वो बच जाता है या अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ये ट्रॉमा कहेंगे इसको ना, ट्रॉमा और डिप्रेशन में क्या कोई अंतर है या डिप्रेशन कॉन्सिक्वेंस है ट्रॉमा का या कुछ या क्या बोलेंगे इसको, ये दोनों एक ही है? मैं इसको और आसान भाषा में कर देता हूँ। देखिए, थॉट प्रोसेस जो हमारी है, जो हमारी विचार है, जो दिमाग की विचार करने की शक्ति है, जो हमें किसी अन्य स्पीशीज से अलग करती है। इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं जो कभी घटी नहीं होती हैं। और दिमाग के साथ दिक्कत ये है, सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी कि आप अपने दिमाग को जो भी दिखाते हो वो उस पे यकीन करता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये फंक्शन कैसे करती है। चाहे ट्रॉमा हो, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, समहाउ आपको ये पता चलेगा कि उसमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकृतियाँ। इसका मतलब ये है कि जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल सफरिंग हो, चाहे ट्रॉमा की हो, चाहे डिप्रेशन की हो, चाहे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की हो, चाहे किसी की भी हो, उसकी लाइफ में उतने ज़्यादा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होंगे। अभी समझते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं। इसका आपदा में बहुत बड़ा रोल है। आपदा के बाद जो हमारे अंदर आपदा क्रिएट होती है, जो ट्रॉमा क्रिएट होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसको हम समझते हैं। ये जो कॉग्निटिव विकृतियों को आसान भाषा में कह सकते हैं, ये हमारे सोचने में एरर होती हैं, गलतियाँ होती हैं। यानी कि हमारा जो दिमाग है, जब वो किसी इवेंट के बारे में सोच रहा होता है तो उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, गड़बड़ होती है, एरर्स होती हैं। जब हम उस एरर को चेक नहीं करते हैं तो उससे हमें दिक्कत होती है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल बताता हूँ आपदा के संदर्भ में कि कैसे ये हमारी लाइफ को नरक बना सकते हैं, जीते जीते आदमी को नरक दिखा सकते हैं। जैसे एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसका नाम है कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग। तो कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग में क्या होता है, जिसे हम आपदाग्रस्त थिंकिंग कहते हैं, उसमें इंडिविजुअल भविष्य के बारे में देखता है कि जो आपदा मैंने अभी सामने देखी है, ऐसी आपदा मेरे साथ भी होगी और मेरी मृत्यु भी ऐसी होगी। तो वो अपने आप को मरा हुआ देख रहा होता है। वो देख रहा होता है उसके घर वाले रो रहे हैं, परेशान है, उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई है। तो वो एक्सट्रीम को इमेजिन करता चला जाता है। और अगर वो लगातार एक्सट्रीम को, ये जो विचार दिमाग में लगातार चलेगा, उसको डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी, उसका ट्रॉमा और स्ट्रांग हो जाएगा। ये सपने भी आने लग गए, सपने आने लग जाएंगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आपकी रियलिटी बनना, सो कॉल्ड रियलिटी बनना शुरू हो जाएगा। वो आपके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, आपके सपनों में दिखाई देगा, दिन भर में दिखाई देगा, आपका इंटरप्रिटेशन चेंज कर देगा, दुनिया देखने का नज़रिया आपका चेंज कर देगा। ऐसे ही मैं आपको दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बताता हूँ, पर्सनलाइजेशन। आपदा का कारण प्राकृतिक और जो मरा उसका कारण मैं। अगर मैं उसको जाने नहीं देता तो ये गिल्ट पैदा कर देगा उसके अंदर। मतलब वो आदमी हर रोज़ मरेगा कि अगर मैंने अपने बच्चे को, आज वो कह रहा था कि वहाँ नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना कह रहा था, वो जिद कर रहा था, मैंने कहा नहीं स्कूल जाना है, बारिश तो होती रहती है, और बच्चा अगर उस आपदा में मर गया तो उसके अंदर क्या विचार है, उसका उस माँ के लिए, उस पेरेंट के लिए जीवन भर का गिल्ट है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, ब्लेमिंग। अब मान लीजिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन आप तो कह रहे थे कि बच्चा नहीं जाएगा, मान लो आपके पार्टनर है का वो जाएगा, वो आपका गिल्ट, आप जिंदगी में ब्लेम करोगे, तूने भेजा था, तूने भेजा था। तो ये दो लोगों के रिश्ते को भी खराब कर सकता है।
लेकिन जैसे एक एग्जांपल और भी है डॉक्टर साहब कि अभी कहा कि एक लड़की की जिद से कई लोग बच गए, तो क्या ये इस तरह के ट्रॉमा के सकारात्मक पक्ष भी हैं कि एक तरह से उसको एक तरह से वो बोध भी हो रहा है कि मैंने लोगों को बचा दिया किस बात। देखिए ये ट्रॉमा एक अलग विषय हो गया। अब आपके एक डिसीजन से कई लोगों की जान बच गई, तो आपका जो सेल्फ वर्थ है, जो आपका सेल्फ स्टीम है, आत्मसम्मान बढ़ जाएगा, तो आप प्राउड फील करोगे। तो वो आपको देखिए थॉट है ना कि आपने आपके एक एक्शन से कई लोग बच गए, तो आप प्राउड फील करोगे। अब मान लीजिए आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, मतलब आप बचाव दल से हो और आप वहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र में गए और आपके एक गलत डिसीजन से जो आदमी बच सकता था वो मर गया, तो आपके लिए भी तो गिल्ट है। अच्छा, ब्रेन के साथ इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। एक जो और चीज़ है वो है जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। अति सामान्यकरण। ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, ये क्या होता है हमारी लाइफ में, जब एक या दो इवेंट घटती है हम उस इवेंट को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने सामने किसी आपदा को होते हुए देखा, अब आपको लगता है कि अब हमेशा आपकी लाइफ में आपदा आती रहेगी। आपके एक गलत डिसीजन से किसी की डेथ हो गई, अब आपको हमेशा लगेगा कि आपके गलत डिसीजन होंगे और आप किसी का भला नहीं कर सकते हो। तो आपदा के बाद ये जो ओवर जनरलाइजेशन है, ये भी इंडिविजुअल के अंदर देखा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आपदाग्रस्त आपदा बहुल प्रदेश के वासी, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में, ऐसी दशा में इस तरह के डायग्नोस्ड हैं एरियाज की जहाँ रिपीटेड आपदा आती है, वहाँ आपदाओं के संभावना के मद्देनज़र किस तरह से समाज को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए या करा जा सकता है। और दूसरा ये है कि आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हो गए, वहाँ के समाजों में जिन्होंने झेला है वो ट्रॉमा, उनको प्रशिक्षित करने के लिए या उनका ट्रीटमेंट एक तरह से मैं कहूँगा, या उनका एक तरह से इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और क्या ये संभव है, किया जा सकता है, और क्या क्या किया जाना चाहिए, और क्या क्या करा नहीं जा रहा अभी तक। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आपदाग्रस्त उत्तराखंड है, तो इसके लिए WHO की एक एक ट्रेनिंग मैनुअल है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ये जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, ये लगभग 6 घंटे की होती है, कहीं कहीं पे 8 घंटे की होती है, 2 दिन में भी इसको कवर किया जा सकता है। ये बेसिकली उन लोगों की कराई जाती है जो किसी आपदाग्रस्त जगह पर जाके फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। वो पुलिस वाले हो सकते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है। यानी कि अब समझिए कि आपदा में अगर मान लीजिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप पुलिस में हैं, कोई और डॉक्टर है, जब वो वहाँ पर उस ट्रॉमेटिक इवेंट को देख रहा है, उसके इम्पैक्ट भी उसके ऊपर पड़ सकते हैं। तो यानी कि आपको जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको तो बचाना ही बचाना है, जो आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उनके साथ भी काम करना है। तो WHO का जो मैनुअल है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का, अगर जो हमारे आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए कि जब आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाते हो और जो वहाँ के लोगों को बचाव कार्य करते हो, तो जो ट्रॉमा में लोग हैं उनको डील कैसे करना है। वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो एम्पैथी के साथ बात कैसे करनी है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ट्रॉमा में है, वो कह रहा है मेरा सब कुछ लुट गया, और वहाँ पे अगर कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाए और वो कहे तू चुप हो जा, रो क्यों रहा है पागल, ये और वो, तो ये बहुत जजमेंटल हो गया। मतलब वो उस जो ट्रॉमा में इंडिविजुअल्स को लगेगा यार समझ ही नहीं रहा है, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे घर चला गया, परिवार चला गया, रोजगार चला गया, कैसे करूँगा। और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है अगर वो उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा तो वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, कनेक्शन नहीं बन पाएगा, उसको लगेगा मैं सही जगह पे नहीं हूँ, ये समझ ही नहीं रहा मेरी प्रॉब्लम को। तो जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, ये काउंसलिंग नहीं है, लेकिन ये आपदाग्रस्त से बचे हुए जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत कैसे करनी है, उनका रेफरल कैसे करना है, एम्पैथी के साथ कैसे बात करनी है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम प्रॉब्लम में हो। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पे होंगे रेस्क्यू रिलीफ के लिए, उनकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है कि वो किस तरह से व्यवहार करें वहाँ एक्टिविटीज़ करने के अलावा। तो अब इसके लिए जो ट्रेनर हो, वो क्या लगता है आपको कि वो मास्टर ट्रेनर आप तैयार कर सकते हैं, या कि उसके लिए बिल्कुल ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी, या साइकोलॉजिस्ट जैसे आप हैं, आप जैसे लोग, कुछ एक दल या एक मैन पावर, आप ट्रेंड मास्टर ट्रेनर्स की तैयार कर सकते हैं, जो कि इस तरह के स्टेक होल्डर्स को, जो प्राइमरी रिस्पॉन्डर्स हैं, जिसमें SDRF के लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कोई भी, या लोकल लोग भी, सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो लोकल ही होगा, जो वहाँ के लोकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तो पूरी कम्युनिटी आ गई ना, फिर कम्युनिटी के सारे वो ये उसमें आ गए कि उनको ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मतलब
पहले आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में कि इसमें साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या साइकोलॉजिस्ट मास्टर ट्रेनर तैयार करें और वो भेजें डिस्ट्रीब्यूटर? ये जो इस तरह के जो विषय हैं उसके लिए ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे हम जिसने एमए या एमएससी साइकोलॉजी में किया हो और जिसने इस विषय पे ट्रेनिंग ली हो, यानी कि उसको मास्टर ट्रेनर बनाया जाए और उसके बाद जो ये पूल ऑफ मास्टर ट्रेनर हो, ये उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाएं और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो लोकल कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं, वो प्रशासन के लोग भी हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देना शुरू करें तो इसका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है। तो प्राइमरी लेवल पे ये काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडरी लेवल पे इसी के पैरेलल देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को आज भी गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शारीरिक जो हमें दिक्कतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम होती है हमें रोल मॉडल दिखाई देते हैं। आज आपके पेट में दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, 10 लोगों को कि मेरे आज पेट में दर्द हुआ, आज मैंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दिया, आज मैंने अपनी किडनी का ऑपरेशन करा दिया, तो आप बड़े प्राउड के साथ बताते हो, मतलब उसमें आप झिझक नहीं होती। लेकिन साइकोलॉजिकल जब किसी को प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर छुपाने की आदत है। हम कोई आपको आप अपने व्यक्तिगत जीवन से बताइए, व्यक्तिगत अनुभव से बताइए कि आपको कितने लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन हुआ था, मैं उसका इलाज करा रहा हूँ, मेरे को हाँ एंजाइटी बिल्कुल, डिसऑर्डर है, मैं उसका नेग्लिजिबल। इलाज करा रहा हूँ। बल्कि अब तो कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ बोल भी रहे हैं लोग, बोल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक खुल गए हैं। क्लिनिक इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, था ही नहीं। था ही नहीं। तो अभी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक सेटअप है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे काउंसलर है, लेकिन वो एक अलग फील्ड के, जैसे एचआईवी एड्स काउंसलर उनके पास है, फैमिली प्लानिंग के काउंसलर उनके पास हैं, एसटीआई जो डिजीज़ होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है, उनके काउंसलर उनके पास हैं। तो अगर वो एमए साइकोलॉजी से हैं, एमएससी साइकोलॉजी से हैं, उनको ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन वो ओवरलोडेड है पहले से, मतलब वो उनके पास पहले से अपने जो काम का लोड है। तो इसके लिए एक नया पूल तैयार करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर एटलीस्ट कंबाइंड हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या जो उससे कम स्तर का जो है, वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठना चाहिए। और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ तो होना ही होना चाहिए कि वहाँ पर आपके पास एक काउंसलर हो जो लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहे। बहुत सारे, मतलब काउंसलर का काम आपदा से ग्रसित नहीं है, और भी उसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम को वो वहाँ पे चला सकता है, उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है अगर कोई गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। इसका जैसे मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन आ रहा था इसका कि अब पहली बात तो ये आपको ट्रेंड मैन पावर तैयार करनी है, बिल्कुल। आपको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स तैयार करने हैं। इसके लिए जैसे दून विश्वविद्यालय है या जो भी गढ़वाल विश्वविद्यालय है, कई विश्वविद्यालय है, वहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज या 3 महीने का या 3 हफ्ते का इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाए। और उसके लिए अगर डिसिप्लिन वो साइकोलॉजी नहीं भी बच्चे का, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ है या साइंसेज वाला भी है, अगर वो इस फील्ड में आपको ज़रूरत है। देखिए, काउंसलर आज की डेट में, साइकोलॉजिस्ट जो है, कोविड के बाद से मनोविज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मनोविज्ञान फील्ड के लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान जो पढ़ के आता है वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से आता है, उसने थ्योरी को समझा होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना वो समझा होता है, उसने बहुत सारी साइकोथेरेपीज पढ़ी हुई होती हैं, केस स्टडीज़ देखी होती हैं, इम्प्लीमेंट करना सीखा होता है। तो अगर इस तरह की हम कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, उसको फिर हमें डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। तो हमें उसमें जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, जो यानी कि जिसने एमए साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी किया है, उसको ही हमने उसमें रखना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, इतने सारे साइकोलॉजी की एमए निकालना। है सर। ऐसे ऐसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, ये अच्छी बात आपने जानकारी दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अब मास में आते हैं, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग अलग होंगी। बिल्कुल। इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स खासकर ट्रॉमा के बाद, इसके इवेंट के बाद, आपदा के बाद, तो अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। बिल्कुल। पर क्या इसमें कुछ कॉमन बिंदु हैं जो एक तरह से एक सामूहिक रूप से मास को ट्रेनिंग वो दी जा सकता है, काउंसलिंग दी जा सकती है मास को आपदा के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र में? और क्या आपदा से पहले आपदा वाली स्थितियों में जी रहे लोगों को मास में काउंसलिंग की जा सकती है? क्या ये संभव है? देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, और इसके लिए जो है बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। उसकी प्रॉब्लम कहाँ से इनिशिएट हुई, मतलब ट्रॉमा, मतलब समझिए कि अगर एक छोटा बच्चा, अभी मान लो वो 1 साल का है, 1.5 साल का है, और वो किसी बात के लिए रो रहा है, अब उसके पास लैंग्वेज नहीं है, उसके पास एक ही तरीका है कि वो रोएगा अपने आसपास के लोगों को बुलाने के लिए।
तो अगर वो रो रहा है, उसके पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इट क्रिएट्स ट्रॉमा इन हिम। एक छोटे बच्चे के अंदर भी ट्रॉमा क्रिएट होने लग जाता है और ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब वो हमेशा वो रिलेशनशिप में अटेंशन ही ढूंढता रह जाएगा, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ। तो ये जो बच्चे की जो ट्रेसेस ब्रेन में बनते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो जब हम काउंसलिंग की तरफ को जाते हैं, तो हमें वहाँ पर उसके पर्सनल लाइफ के ट्रॉमा कहाँ-कहाँ क्रिएट हुए, वो आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं। उस ट्रॉमा को मेंटेन करने वाले मैकेनिज़्म क्या हैं, वो आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक ट्रॉमा एक बिलीफ को जनरेट करता है। वो बिलीफ नेगेटिव होते हैं और वही लाइफ़ को चला रहे होते हैं। मतलब जो आपका ट्रॉमा क्रिएट हो गया, आप लगातार उससे बचने की कोशिश करते हो। आप जितना उससे बचते हो, असल में आप उसी का खाद-पानी दे रहे होते हो। क्योंकि आपने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया, आपने उसके डिफेंस मैकेनिज़्म आपने क्रिएट किए। तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म आपको टेम्परेरी रिलीफ़ देते हैं, लेकिन वो आप उस ट्रॉमा को ख़त्म नहीं करते हैं। तो जो साइकोलॉजी का जो प्रोसेस है, वो उस ट्रॉमा को ओपन करना, उस पे काम करना, उसको चैलेंज करना। क्योंकि अगर आपने झूठ को झूठ के तौर पे पहचान लिया, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ट्रॉमा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी कि जो सच्चाई नहीं है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब ही यही है कि जो वास्तविकता नहीं है। तो ये जो अवास्तविक चीज़ें, जो विश्वास हैं, उनको डिसॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यानी कि जो आपदा पीड़ित लोग हैं, जो सर्वाइवर हैं, ज़रूरी है कि उनकी इंडिविजुअलिस्टिक काउंसलिंग हो, व्यक्तिगत तौर पे उनको परामर्श दिया जाए। डॉक्टर साहब, हमने केदारनाथ आपदा में देखा, केदारनाथ आपदा के बाद पूरे केदारनाथ रूट पर, केवल उसी क्षेत्र में नहीं, पूरे रूट पर भी हमने देखा कि मानसिक रूप से विक्षिप्तों की संख्या में वृद्धि हुई और गांव में ये वृद्धि काफ़ी देखी गई। अभी तक रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर साहब कि केदारनाथ के आपदाग्रस्त क्षेत्र के गुप्तकाशी और सराउंडिंग के कई गांवों में वहाँ अभी भी विक्षिप्त लोग या आंशिक रूप से विक्षिप्त या इस तरह की खबरें कि जो रात को उठ जा रहे हैं, रात को चलने लग जा रहे हैं या इस तरह के चीखने लग जा रहे हैं, इस तरह की प्रवृत्तियों का बहुत ज़्यादा बहुतायत हो गई है। तो आप इस के मद्देनज़र इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए, जो बात आप मुझे बता रहे हैं, वो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आपदा के बाद, कोई दुर्घटना के बाद या रेप जैसे इंसिडेंट के बाद, बस गिर गई, उसके बाद आप सर्वाइवर हैं, वॉर से आप बच के आए हैं, तो ये बहुत उनके अंदर कॉमन देखा जाता है कि उनको उससे रिलेटेड जो विजुअल्स होते हैं, जो आवाज़ें होती हैं, वो उनको सुनाई देती है और उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहला काम होता है, जब कहीं भी हमें इंटरवेंशन देना होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह है, तो उस पर्टिकुलर जगह में जाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम है असेसमेंट। क्या उनको, जो उस पर्टिकुलर गांव है, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाए जाने चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या। क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि जब आपदा हुई थी, तो उस समय कुछ एनजीओ ऊपर पहुँचे थे जिन्होंने काउंसलिंग दी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ तक एक्सेसिबल थी, कौन पहुँच पाया, कौन नहीं। और वही जनरलाइज और पर्सनल वाला मामला हो गया उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पर्सनल के लिए स्थायी भाव होना जरूरी है, स्थायित्व होना जरूरी है। वहाँ 4 दिन जाके काउंसलिंग नहीं कर सकता कोई, हाँ रहना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। आपकी बातों से मैं ये समझा मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर इस तरह के कोई लोग हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा के इंटरवेंशन दिया जा सकता है। मतलब आप जितनी जल्दी इंटरवेंशन देंगे, उनकी लाइफ उतना बेहतर होगी। इसमें 2 रोल हो सकते हैं, उसमें काउंसलिंग की जा सकती है, साइकोथेरेपी दी जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो साइकियाट्रिस्ट के थ्रू मेडिकेशंस भी चलाई जा सकती हैं, तो वो भी काफ़ी कारगर है। मतलब हम मेडिकेशन के कारगर को भी इसमें देख सकते हैं, मेडिकेशन के इम्पैक्ट को। बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब, अब हम इसको बाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। ये है कि ये बात सच है कि जो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आपदा में, और आपदा से पहले भी आपदा की स्थितियों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी, और आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा आने के बाद तो बहुत बड़ा रोल बढ़ जाता है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने ये बात बताई कि ये इसको यू कैन नॉट जनरलाइज द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि सामूहिक रूप से आप एक ही तरह का पाठ पढ़ाएं उस पूरे गांव को, ऐसा नहीं। इसमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होगी ही होगी, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, आपके सतही तौर पर नहीं चल सकते हैं। तो आपदाग्रस्त क्षेत्र में कम से कम साइकोलॉजिस्ट की नियुक्तियां और साइकोलॉजिस्ट की तैनाती एक तो स्थायी भाव के साथ सरकारों को इस पे सोचना चाहिए। दूसरा, बहुतायत में सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल एड्रेस करना है। ये इसी तरह का हो गया कि जिस तरह से एक डॉक्टर तो अगर फिजिशियन है तो वो 5 मिनट में एक मरीज को निपटा सकता है। साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने को काउंसलिंग करेगा एक दिन में, 10 की, 15 की। तो साइकोलॉजिस्ट हमको देखा जाए तो ऐसे क्षेत्रों में हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, और ट्रॉमा में पूरा का पूरा गांव होगा।
जब ऐसे आपदा आई है तो पूरा का पूरा गांव होगा या पूरा पूरा इलाका होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस मामले में, बहुत महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए सरकारों को भी, और जन सामान्य में भी इसकी जागृति होनी चाहिए। जन सामान्य की जागृति अल्टीमेटली सरकारों पे भी दबाव बनाता है, और सरकार अगर इस दिशा में सोचे तो मुझे लगता है एक प्रबल पक्ष वो आपदा प्रबंधन का एड्रेस कर रही होगी। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमारा, और क्या आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, आप हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर।